ओए, क्योंकि सब कुछ कवर हो गया और दूरी सही नहीं जाती आपसे मेरे को, तो क्यों ना एक नई चीज़ की जाए। लेट्स ट्राई टू कवर कंपनीज एक्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स इन 7 मिनट्स। चलो देखते हैं होता है कि नहीं। सर, कंपनीज एक्ट किस पर लगता है? कंपनीज एक्ट लगता है अंडर ऑन ऑल कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ इन फोर्स। ये बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, स्पेशल एक्ट के तहत कंपनी और कंपनी रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट सबको कवर करता है। साथ ही साथ अब ये कंपनीज एक्ट का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, कंपनी कब बनती है? जब उसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं फीचर्स ऑफ अ कंपनी, जो दिए हुए हैं सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। सर, ये 5 फीचर कौन से हैं? सर, सबसे पहले का फीचर है इसका सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी और उसके मेंबर अलग अलग हैं। दो जिस्म एक जान नहीं है, अलग जिस्म अलग जान है। दूसरा कॉन्सेप्ट बोलता है सर आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट इज पुट टू एन एंड बाय लॉ ओनली। इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी की तरह एजेंट की तरह काम करते हैं कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए। कंपनी खुद काम कर नहीं सकता, लेकिन कंपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, केस खा सकता है, केस कर सकता है, लेकिन क्या कंपनी नहीं कर सकता? खुद अपने बिजनेस को नहीं चला सकता, जेल नहीं जा सकता, ये सब काम कंपनी खुद नहीं कर सकता। सो इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। दूसरी चीज आती है सर कॉमन सील। कॉमन सील अब तो ऑप्शनल है, मतलब रखना जरूरी है, स्टैंप रख सकते हो, या तो आप एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आप कंपनीज एक्ट के तहत उसको अब 2 डायरेक्टर एक डॉक्यूमेंट को साइन करें या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, वेयर अ कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड, तो कॉमन सील डन है। इसके बाद लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस पर सर 3 तरह की कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी के अंदर 2, विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल और अनलिमिटेड कंपनी। गारंटी कंपनी में और लिमिटेड बाय शेयर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, गारंटी में जो अमाउंट आपने गारंटी करके रखा है कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा सिर्फ वाइंडिंग अप पर। लेकिन लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी में जो अनपेड अमाउंट है शेयर कैपिटल का, वो आप किसी भी समय पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी समय कंपनी उसको आपसे कॉल अप कर सकती है और आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद सर जब हम लोग आगे बढ़े वहां से, हाँ, तो कंपनी की बात आई। अनलिमिटेड कंपनी में जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है वो सिर्फ वाइंडिंग अप पे होती है, उसके अलावा नहीं होती। अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कॉर्पोरेट व्हील का। सर, व्हाट इज द कॉर्पोरेट व्हील? द कॉर्पोरेट व्हील इज द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी। वो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है जो ये रिकग्नाइज करती है कि कंपनी और उसके मेंबर दो जिस्म एक जान नहीं, अलग अलग एंटिटी हैं। और वो जो व्हील है वो एक कवर है जो अंदर वाले लोगों को बाहर वाली दुनिया से सेपरेट करती है। इस कॉर्पोरेट व्हील का लॉजिक आया था डिंच फ्रॉम सॉलमन वर्सेस सॉलमन लिमिटेड के केस में। और उसके बाद ये सॉलमन वर्सेस सॉलमन लिमिटेड के केस में ये आया था। और उसके बाद कोर्ट को ऐसा रियलाइज हुआ कि देयर शुड बी अ प्रोविजन कि जहां पर एक आदमी ने अगर कॉर्पोरेट व्हील का गलत फायदा उठाया है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट व्हील, जो 5 केसेस में है। डिंशॉ मैकेंजी पटीट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, गिलफ्रेड मोटर वर्सेस मिस्टर हॉर्न, एसोसिएशन ऑफ रबर इंडस्ट्री जो लीगल ऑब्लिगेशन वाला है, जहां पर लोग बोनस देने से चोरी करते हैं, यूजिंग कंपनी एज एन एजेंट, जहां पर सर कंपनी को एजेंट की तरह यूज किया गया है कोई लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए। तो ये सारे ऐसे केसेस हैं। और एलियन एनिमी वाला, जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान का है, कि अगर आपका कोई कंट्री को एलियन एनिमी डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसके साथ आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। बहुत बुरा गला बैठा हुआ है मेरा। उसके साथ आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद जब टाइप्स ऑफ कंपनी में आते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब जिसमें एटलीस्ट 51% सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ओन कर रही है, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी मतलब जिसकी एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी मतलब जिसमें 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर दूसरी कंपनी होल्ड कर रही है, या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का हक होल्ड कर रही है। एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में एटलीस्ट 20% का वोटिंग पावर होल्ड कर रही है, जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रही है दूसरी कंपनी में। होल्डिंग सब्सिडरी हो या एसोसिएट कंपनी हो, ये जो वोटिंग पावर है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ये आएगा इक्विटी शेयर से या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर से।
ठीक है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस है जो इक्विटी में बदल सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन कंपनी मतलब वो कंपनी होती है सर जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होती है लेकिन बिजनेस भारत में कर रही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली कर रही हो, चाहे फिजिकल प्लेस में हो, या चाहे किसी एजेंट के थ्रू कर रही हो, तो वो इंडिया में फॉरेन कंपनी मानी जाती है। इसके अलावा लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जो कोई भी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में लिस्टेड है या इंटेंशन है ऑफ गेटिंग लिस्टेड। अनलिस्टेड कंपनी वो जो कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है, इंडिया में लिस्टेड नहीं है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वो सरकारी कंपनियां जो या तो सेंट्रल या स्टेट एक्ट में रजिस्टर्ड है, या तो जिसमें 51% सरकार होल्ड करती है। और ये काम क्या करती हैं, इनका मेन ऑपरेशन ही यही है कि दे आर इनटू प्रोवाइडिंग फिनेंस। कुछ एग्जाम्पल्स इनके हैं जैसे कि LIC, RBI, IDFC, ठीक है, UTI, और साथ ही साथ RBI द्वारा कोई और भी एग्जाम्पल्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फिर आता है सर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले आता है प्रमोटर। प्रमोटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 269। प्रमोटर मींस वो आदमी जिसका नाम या जिसका जो कंट्रोल करता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी या जो डायरेक्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। प्रमोटर सेक्शन 3 में पूछेगा कंपनी से कि कितने मेंबर होते हैं। तो अगर आपको प्राइवेट बनानी है तो 2 होंगे, पब्लिक बनानी है तो प्राइवेट बनानी है 2 होंगे, पब्लिक बनानी है 7 होंगे, OPC है तो 1। उसके बाद आता है सर सबसे पहले 3 के बाद सेक्शन नंबर 4 मेमोरेंडम। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉजेज होते हैं। मेमोरेंडम बताता है कंपनी की पावर्स। एनी एक्टिविटी विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वेरेस। उसमें ना तो बाहर वाला कंपनी पर केस कर सकता है, ना कंपनी बाहर वाले पर केस कर सकती है। लेकिन यहाँ ये बात याद रखनी है कि अगर कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी इसमें अक्वायर की या पैसे ले लिए और उससे क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, तो जितना पैसा क्रेडिटर को पेमेंट किया ट्रेसेबल है, उतने वाले के लिए बाहर वाला कंपनी का क्रेडिटर बन जाएगा, उसके शूज में स्टेप इन कर जाएगा। उसके बाद मेमोरेंडम में 6 क्लॉजेज होते हैं। नेम क्लॉज जिसमें कंपनी का नाम होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज जिसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जिसमें कंपनी का स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, कैपिटल क्लॉज जिसमें ऑथराइज कैपिटल होता है, एसोसिएशन क्लॉज जिसमें नाम होता है उन मेंबर्स का जो कंपनी के मेंबर्स बने हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और अगर एक OPC है तो मेमोरेंडम में OPC के नॉमिनी का भी नाम लिखा होता है। ठीक है, तो ये हो गया सर रजिस्ट्रेशन में OPC की कहानी। इसके बाद आया सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 बात करता है आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स होते हैं फॉर द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, आर्टिकल्स बनाए जाते हैं कंपनी को इनसाइडर रूल्स एंड रेगुलेशन को मैनेज करने के लिए। आर्टिकल्स में एक होता है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एंट्रेंचमेंट क्या होता है? एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है जब वो आर्टिकल में डाला जाता है कि फ्यूचर में अगर कभी भी आर्टिकल्स को अमेंड किया गया तो वो स्ट्रिक्ट मैनर में किया जाएगा, ऐसे मैनर में नहीं जहां पर वो इजी हो जाए। इट विल बी डन इन अ स्ट्रिक्ट मैनर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैनर में किया जाएगा। मतलब जैसे अगर 4 बोर्ड मीटिंग लिखी है आर्टिकल्स में, आप 4 को 3 नहीं कर सकते, 4 को 5 कर सकते हैं। अब एंट्रेंचमेंट आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में इनकॉर्पोरेशन के टाइम भी डाल सकते हैं और बाद में भी। अगर बाद में डालते हो तो पब्लिक कंपनी में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मतलब 75% ऑफ द मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी में 100% मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, 100% मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, सारे के सारे 100% का। अच्छा, ये हो गया। ओके, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल्स हो गया। अब कंपनी को रजिस्टर करने के लिए भैया 7 डॉक्यूमेंट देने हैं। तो 7 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं सर? 7 डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आता है कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल। फिर आता है कंपनी का क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कोई CA, CS, CMA देगा। ठीक है, और मेंबर्स देंगे कंपनी के कि भैया सारे के सारे मैटर्स रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंप्लाइड विथ। फिर एक डिक्लेरेशन मेंबर और डायरेक्टर अलग से देंगे कि हम लोग ने CFO किया है, मतलब ऑल इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट। ठीक है, कोई भी F से फ्रॉड नहीं किया लास्ट 5 ईयर्स में और कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। एड्रेस फॉर कोरिस्पॉन्डेंस देंगे कि कहाँ पर कंपनी को चिट्ठी वगैरह भेजी जा सकती है, क्योंकि अभी तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। पर्टिकुलर्स देंगे, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, नेशनैलिटी, किसका का, मेंबर्स का, और नाम, नंबर, एड्रेस, नेशनैलिटी डायरेक्टर्स का भी, प्लस
डायरेक्टर के इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे, अगर डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है तो। ये सब देने के बाद आरओसी इसको चेक करेगा रजिस्ट्रार, अगर उसको सब कुछ सही लगा तो वो कंपनी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, जिस पे कंपनी का CIN नंबर होगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो इस चीज़ का प्रूफ होगा दैट द कंपनी हैज़ बीन रजिस्टर्ड। ठीक है, इसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान पता चला कि कंपनी कोई झूठी इंफॉर्मेशन दे रही है तो ऑफिसर्स पर 447 फ्रॉड का चार्ज लग जाएगा। अगर बाद में पता चला तो ऑफिसर्स पर तो फिर भी 447 लगेगा, लेकिन कंपनी के अगेंस्ट NCLT एक्शन लेगी, जहां कंपनी उसकी मैनेजमेंट चेंज कर सकती है NCLT उसकी, या उसको वाइंड अप कर सकती है, या उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर सकती है, या उसका नाम काट सकती है, या जो भी और करना चाहे। और क्योंकि ये भारत है, देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसके अलावा 2 डॉक्ट्रिन और है कंपनीज एक्ट में। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो ये बोलता है कि हर एक पर्सन जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव CO, कंस्ट्रक्टिव में CO आता है, वो कंपनी को प्रोटेक्ट करता है कि हर वो आदमी जो कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको पहले कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ के आना चाहिए, तब कंपनी से डील करना चाहिए। अगर वो कोई ऐसे ट्रांजैक्शन को में एंटर करता है जिसमें उसने मेमोरेंडम और आर्टिकल नहीं पढ़ा है, तो ये बाहर वाले का नुकसान माना जाएगा, कंपनी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, कंपनी को प्रोटेक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का उल्टा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखो इसमें IN लिखा है, ये इंसान के फेवर में है, ये इंसान को प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर कोई आउटसाइडर है और कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में वीकनेस है, रेजोल्यूशन पास करना चाहिए था नहीं किया, रेजोल्यूशन पास करने के लिए मेंबर्स को बुलाना चाहिए था, सारे मेंबर को नहीं बुलाया, 4 ही को बुलाया और रेजोल्यूशन पास करवा दिया, अप्रूवल ले लिया, तो ये सब इंटरनल प्रॉब्लम है। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन, तो इसके लिए कंपनी का बाहर वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन 3 केसेस में ये डॉक्ट्रिन नहीं लगता। सलमान खान फिल्म्स, जब आपको एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है, आपको पता है इस कंपनी में कुछ इरेगुलरिटी चल रही है, जैसे किंग फिशर और विजय माल्या, फिर भी अगर आप उसको लोन दे रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। दूसरा, ये तो हुआ ही। दूसरा, हाँ, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है, मतलब एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव दोनों यही है। एक्चुअल का मतलब है आपको खुद पता है, कंस्ट्रक्टिव मतलब वाया वाया पता है। दूसरा, सलमान खान फिल्म्स का बोलता है सस्पिशन, अगर आपको शक है कि भैया नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो उस केस में आप क्या करो, अगर शक है तो आपको चेक करना चाहिए। अगर आपने चेक नहीं किया तो फिर नेग्लिजेंट बिहेव किया तो आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर फॉर्जरी हुई है, देखो सर, फॉर्जरी के अगेंस्ट कंपनी कभी भी लायबल नहीं होता, क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी दूसरे का साइन कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है आज के डेट में। लेकिन अगर कंपनी को उस पर लायबल कर दिया तो गलत हो जाएगा। सो कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन इट। ठीक है, कंपनी को आप लायबल बिल्कुल नहीं कर सकते फॉर्जरी पर। कौन लायबल होगा? वो पर्टिकुलर डायरेक्टर लायबल होगा जिसने सिग्नेचर फॉर्ज किया है। सो दैट इज कंपनीज एक्ट फॉर यू अंडर 15 मिनट्स, 13 मिनट्स टू बी एग्जैक्ट। मजा आया तो नीचे कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।